कारणम। तब जब भी कोई शरीर में दोष बढ़ता है, तभी हम लोग को समझना चाहिए कि वो दोष दूषित करते हैं दूसरों को, इसलिए उसको दोष कहते हैं। ठीक है? और धातु क्या होते हैं? धातु और मल दोषों द्वारा दूषित होते हैं। ओके, इसके लिए उसको बोलते हैं दुष्ट मल, दुष्ट धातु। दुष्ट दोष, ये संकल्पना है क्या? दोष दूषित करते हैं दूसरों को। ठीक है? एंड दैट इज द ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझना है कि जब भी हम लोग बोलते हैं कि दोष बढ़ रहे हैं, जैसे चरक सूत्र सन 12 में वात कला कली अध्याय में बोला है कि वात ये गुणों से, मतलब वात बढ़ता है या वात का प्रकोप होता है, अगर हम लोग को ये समझना है तो कैसे समझेंगे कि वात का ये दोष, सॉरी, वात दोष का ये गुण बड़ा है। ठीक है? या पित्त दोष का ये गुण बड़ा है, तो और उन्होंने पहले ही ये दिए है कि सूक्ष्मश्चलो नीलः, रुक्ष, रुक्ष गुण सबसे पहले आया है, तो रुक्ष गुण से क्या क्या संप्राप्तियां होगी। ठीक है? जैसे गुल्म में रुक्ष गुण से ज्यादा संप्राप्ति होती है, पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण से रक्त पित्त में संप्राप्ति होती है। तो बहुत सारे, या कफ का जो भी प्रमेय का है, तो वहां पे बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा कहा गया है। तो कफ दोष के कारण, मतलब सांद्रता के कारण वहां पे दुष्टि होती है। तो इसी वजह से काफी सारे यहाँ पे हम लोग गुणों के बारे में ही हमेशा चर्चा करते हैं। कभी ऐसे आप बोलेंगे नहीं कि इसमें दोष बढ़ा है, तो कौन से गुण से बढ़ा है, तो आपकी संप्राप्ति बहुत पिन पॉइंट हो जाती है। जैसे हम लोग अगर बोलते हैं, अभी यहाँ तो मैंने दोषों के बारे में कहा है, तो वाग्भट सूत्र स्थान 1 में ऑलरेडी बताए गए हैं दोषों के गुण। लेकिन उसके अलावा भी अभी हम लोग पांचोतिक चिकित्सा कर रहे हैं, तो हम लोग को पांचोतिक मतलब पंचमहाभूत के गुण कौन कौन से वो जानने पड़ेंगे। तो प्रकरण 1 में इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा की है, और जब हम लोग ने मई मई में ये जब स्टार्ट किया था, तब उसमें ऑलरेडी हम लोग ने चर्चा की थी। और उसका हर एक गुणों का सीक्वेंस है, जो भी गुण लिखे हैं ना वहां पे सुश्रुताचार्य जी ने, तो उस गुण में, या चरकाचार्य जी ने जो गुण लिखे हैं, तो वहां पे एक सीक्वेंस है और वो ग्रेडेशन है। वो हमेशा याद रखें। ग्रेडेशन आपको अगर समझता है, तो आपकी चिकित्सा करने की पद्धति बहुत सुलभ हो जाती है। और ग्रेडेशन के ऊपर ही हमेशा पांचोतिक चिकित्सा का फोकस रहता है कि अभी उष्ण गुण बढ़ाना है मुझे, और शैत्यता है तो कितनी शैत्यता है, परुषता है तो कितनी परुषता है, मतलब रुक्षता है कि बाद में परुषता आ रही है। ठीक है? तो रुक्षता के बाद परुषता आएगी। परुषता, ये रुक्षता 5+ रहेगी उसमें, परुषता में। मतलब कोई स्किन ड्राई रहती है, और कोई स्किन इतनी ड्राई रहती है तो उसमें से खून भी बहने लगता है, या उसमें से बर्निंग होने लगती है। कंडू इतना रहता है कि हद के बाहर। बताते हैं ना पेशेंट ऐसा, यस और नो? बताते हैं वो लोग, पेशेंट बताते हैं। कभी आपने देखिए फटी एड़ियों में से खून आ रहा है ना? तो वो जो क्रैक्ड हिल है, तो उसमें से हम लोग को ये समझना चाहिए कि रुक्षता इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कि वहां पे ब्लीड भी हो गया, क्योंकि जब भी स्निग्धता रहेगी तभी स्किन की कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। इसके अलावा हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, तो ग्रेडेशन देखिए, किसी को एक बार मॉइस्चराइजर या लोशन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बहुत सारे लोगों को। कुछ कुछ लोगों को पड़ती है, कुछ कुछ लोगों के होठ, मतलब जैसे मुझे प्रॉब्लम होता है मई के सीजन में या अप्रैल के सीजन में, मेरे होठों में ये मतलब पूरे ड्राई हो जाते हैं, और क्रैक क्रैक आ जाता है। ओके? तो दैट काइंड ऑफ रुक्षता उष्ण और रुक्ष गुण की वजह से हो रहा है। तो रुक्ष गुण कितना बड़ा है, उसके ऊपर आपका ये बड़ा होगा। मतलब अभी आप स्नेहपान करते हैं, सपोज पंचकर्मा, क्या करते हैं स्नेहपान में? रुक्षता देख देख के आप रस्व ये मात्रा दे के, फिर आप टेस्ट डोज दे के फिर डिसाइड करते हैं ना कि उसका कितना स्नेहपान होगा। तो सभी पेशेंट का स्नेहपान एक ही क्वांटिटी में आता है क्या? यस और नो? हाँ, तो किसी को 250 ml लगता है, किसी को 300 लगता है ना? मैं क्यूमुलेटिव डोज की बात कर रहा हूँ, जो 4 या 5 दिन में आप करने वाले हो, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं 30, 60, 90, 180, 120 ऐसे के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है? वो डोज कैलकुलेशन के बारे में कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन हर एक को स्नेह सिद्धि उसी डोज में आ जाती है क्या? है ना? अलग अलग डोज है, इसका मतलब रुक्षकता के लेवल भी अलग अलग है ना? किसी किसी में रुक्ष गुण इतना बड़ा होगा तो मज्जा धातु तक जाएगा, और नेत्र को भी रुक्ष कर देगा।
अगर अस्थि धातु की रुक्षता देखनी है तो आपके बाल बेजान हो जाएंगे। रस धातु की रुक्षता देखनी है तो फिर आप चिड़चिड़े बनोगे, या स्किन भी रुक्षता रहेगी, स्किन में रुक्षता रहेगी, है ना। रक्त धातु में रुक्षता रहेगी तो चिड़चिड़पना ज्यादा दिखेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, खून खोल गया है उसका अभी। मांस धातु में रुक्षता मिलेगी तो आपको स्पाज्म मिलेगा। मेद धातु में रुक्षता आने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। शुक्र धातु में रुक्षता आएगी तो क्या होगा, क्या होगा शुक्र धातु में रुक्षता, रुक्ष गुण अगर बढ़ गया तो, करेक्ट, ठीक है, बराबर वो इजेकुलेट नहीं होगा, ठीक है। सो ये सब चीजें में आपको धातु, कौन से धातु के लेवल पे क्या होता है। हुँ? हाँ, फीमेल में, हाँ, अच्छा। स्तन्य व स्त्रोतस में क्या हो सकता है रुक्षता की वजह से, दिए ना। अष्ट दोष दिए बताए बराबर स्तन्य के बारे में, कि रुक्ष फेनिल अगर रहेगा तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम आएगा। होता है क्या बराबर, बच्चों का पोषण होता है बरोबर। जो क्षीराद अवस्था है उसमें अगर क्षीर रुक्ष रहेगा किसी धात्री का या उसकी माँ का, तो होगा क्या बराबर, करेक्ट। इसके लिए, हाँ, इसके लिए क्या देते हैं, पूरा स्निग्ध और पिष्टमय पदार्थ खाने के लिए देते हैं, क्योंकि वात प्रकोप हुआ रहता है, पृथ्वी अचानक निकल गई है आपकी, ठीक है। और वो जो गर्भाशय की जो पृथ्वी है, पहले तो बच्चा निकल गया यानी पृथ्वी महाभूति चला गया आपका पूरा, तो वो स्थानिक वात प्रकोप होता है, ठीक है। और पूरे शरीर के भी ऊपर उसके लक्षण दिखते हैं। रुगना पूरा क्लम में रहती है, फटीग आया हुआ रहता है, आवी की वजह से यानी लेबर पेन की वजह से ऑलरेडी वो थकान में है। तो ये सब चीजें वात प्रकोप हुआ है उसका, तो क्या देते हैं, 10वें और 12वें दिन तो डायरेक्टली मांस रस देने को बोला है सुश्रुताचार्य जी ने, डायरेक्ट मांस रस दीजिए। लक्ष्मण सिद्ध दूध दीजिए। दूध क्या है, स्निग्ध है ना। तो ये सभी चीजें हैं, ठीक है। आर्तव में आपको क्या मिलेगा, रजोदुष्टि, रजोदुष्टि में क्या मिलेगा, वातज रजोदुष्टि है, ग्रंथों में है, ऐसा आया है। यस, परफेक्ट। फ्लो कम रहेगा और पेन बहुत ज्यादा रहेगा। तो हर इस पे स्रोतस या हो धातु, हर इस पे आपको ये चीजें सोचनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि आगे जाके हम लोग को यही तो देखना है ना कि षट क्रिया काल है ना, जो अभी हम लोग आज का टॉपिक है वो षट क्रिया काल का है। अगर यही आपको नहीं समझा, वैसे ही आपको आपको अगर एक्चुअल में स्टडी करना है पांचवधिक का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने रुक्ष गुण के बारे में अभी रैंडमली बता दिया, ठीक है। वैसे आपको हर चीज के बारे में, सॉरी, हर गुण के बारे में जो धातु अफेक्ट होगा वो किस तरीके से होगा, तो पूरा का पूरा केस पेपर ही बन जाएगा आपका, रेडीमेड, रेडीमेड केस पेपर बन जाएगा आपका, कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ रहे आपको चीजें, हाँ, वो करिए स्टार्ट अभी। हाँ, आज जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपको पांचोतिक सीखने में, ठीक है। अभी आगे जाते हैं। तो इन एंड ऑल शॉर्ट में मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि गुण के अलावा अपनी प्रैक्टिस चलती नहीं, वो चाहे आप पंचकर्म प्रैक्टिस करो, चाहे आप त्रिदोष प्रैक्टिस करो, या आप पांचोतिक प्रैक्टिस करो, या भस्म प्रैक्टिस करो। भस्मों के भी तो गुण दिए ही है ना, ऐसा तो नहीं है। अभी गिरीश के बारे में लिखा है, सुशिशिरम स्निग्धम। शिशिर और स्निग्ध क्या है, शिशिर मतलब शीत और स्निग्ध मतलब स्निग्ध, है ना। तो सभी, कोई भी द्रव्य हो, द्रव्य ये हमेशा गुण के आश्रय में ही रहते हैं, गुणों के द्वारा ही कोई भी चीज प्रकट होती है। हम लोग अगर आदमी को पहचाने तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो हलकट है एक नंबर का, उसको बात करने की तमीज नहीं, या बदतमीज है। ये क्या है, आप एडजेक्टिव लगा रहे हैं, इसका मतलब आप उसके गुण या दोषों के बारे में बता रहे हैं, बैड क्वालिटीज एंड गुड क्वालिटीज, है ना। तो सभी चीजें जो सृष्टि में है, पांचोतिक का तो पहला सिद्धांत तो यही है कि जो सृष्टि में है वही शरीर में है, और जो शरीर में है वही सृष्टि में है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। काल बुद्धिन्द्रियार्थाणाम योगो मिथ्या न चाति च द्रव्याश्रयाणाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। चरक सूत्र स्थान 1 में है। पहला अध्याय का नाम क्या है, आता तो दीर्घजीवितीय। उसमें से 54वां श्लोक है की देहामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक व्याधींची कारणे 3 प्रकारची आहेत, काळ, बुद्धी आणि इंद्रियार्थ यांचे मिथ्यायोग, अयोग तसेच अतियोग हे दोष वृद्धीला कारणीभूत होतात। यापैकी शीत आणि उष्ण असे 2 प्रकारचे काळाचे स्वरूप आहे।
वायूचे वहन दोन्ही काळात सारखेच चालू असून तो निसर्गासारखा बनत असतो. विशेषतः शीतकालामध्ये परिणामाला अनुसरून कफाची अगर वाताच्या शीत गुणांची वृद्धी होत असते. ठीक है, ये समझा आपको? हेलो, अभी देह में, मैं हिंदी में अभी ये करता हूँ, देह में उत्पन्न, हाँ, देह में जो उत्पन्न होते हैं वो शारीरिक और मानसिक व्याधि होती है मोस्टली, साइकोसोमेटिकल नहीं तो फिजिकल, है ना, साइकोलॉजिकल नहीं तो फिजिकली होंगे, आधिदैविक या आधि भौतिक। ठीक है, तो फिर उसमें से काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थ, तो इनका अतियोग, मिथ्यायोग और अयोग। अयोग मतलब क्या? जैसा वमन का अयोग रहता है या अतियोग रहता है, तो आपको रक्त छर्दी दिखती है ना, जीव 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 रक्त दिखता है उसमें, है ना, तो वो अतियोग हो गया। मिथ्यायोग मतलब अपने वमन का मेडिसिन दिया, विरेचन हो गया, उसको बोलते हैं मिथ्यायोग, मतलब अलग कुछ दिख रहा है। वैसे ही शरीर में जितनी भी व्याधियां उत्पन्न होती है तो उसको मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग, जैसे अभी मुंबई में बारिश बहुत हो गया, ठीक है, मुंबई में बारिश बहुत हो गया तो अतियोग हो रहा है बारिश का। ठीक है, अयोग मतलब क्या? बारिश के सीजन में हुआ ही नहीं है। मुझे पता है आपको ये सभी चीजें पता है, लेकिन जस्ट फॉर, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि किसी को कुछ भी पता नहीं है और मुझे भी कुछ पता नहीं है, तो मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, ऐसे मैं समझ के ही हमेशा सामने वाले से डिस्कशन करता हूँ। ओके, और सेकंड थिंग की यापैकी शीत आणि उष्ण असे दोन प्रकारच्या काळाचे स्वरूप आहे। मतलब शीत और उष्ण ऐसे दो प्रकार के काल का स्वरूप है। एक तो उष्ण है, नहीं तो शीत है। बारिश का भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? शीतकाल में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, बाद में, क्योंकि आप महाभूत है और आप महाभूत का मेन गुण जो है वो शीत है, द्रव गुण के बारे, द्रव, स्निग्ध और शीत। ठीक है, बाद में विशेषतः शीतकाल में परिणाम को पकड़ के अगर कफ नहीं तो वात के शीत गुण की वृद्धि होती है। अब वात और कफ का एक कॉमन गुण है शीत गुण, बाकी सभी गुण ऑपोजिट है, एग्जैक्ट ऑपोजिट है एक दूसरे से। बट फर्स्ट थिंग इज कि शीत गुण ये आपका वात और कफ में कॉमन गुण है। आप समझ रहे मेरी बात? ठीक है, और अब शीत गुण में अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गीले, मतलब आप महाभूत की शैत्यता की वजह से वात का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, जैसा अभी ये क्या है, और दूसरा जो है जैसे ही ठंडी में कफ दोष का प्रकोप होता है। क्यों? कफ शैत्यता की वजह से जो कफ का जो ये है गुण है, उसमें सांद्रता बहुत आ जाती है और वो फ्रीज होने लगता है। फ्रीज नहीं एग्जैक्टली, बट वो जमा होने लगता है उग्र प्रदेश में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संचय अवस्था, सॉरी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग अभी आगे और देखते हैं। अब स्नान करने का पानी अगर बहुत ज्यादा गर्म रहा तो हम लोग क्या करते हैं? सॉरी, ठंडा पानी मिक्स करके उसको जैसे अपने को सूट होगा वैसे ही पानी ये करते हैं। बट अभी एग्जांपल दे रहे हैं वो आगे। बट अगर थोड़ा भी ठंडा पानी ज्यादा हो गया तो जो पानी हम लोग ने नहाने के लिए लिया है, स्नानार्थ लिया है, तो उसमें क्या होगा? उष्णत्व एकदम ड्रॉप हो जाएगा और शैत्यता बढ़ने की वजह से अ, शैत्यता बढ़ने बढ़ने की वजह से दोषों की समता बिगड़ जाती है शरीर के दोषों की। इसी वजह से हम लोग को खांसी भी हो सकती है, सर्दी भी हो सकती है ना? या वात की वृद्धि हो गई और कोई पेशेंट जॉइंट पेन का है, जस्ट उसको स्टार्ट हुआ है और ठंडे पानी से नहाया तो उसको जॉइंट पेन बढ़ सकता है वात के शैत्यता की वजह से। तो इसीलिए शरीर की समता बिगड़ के, मतलब बिगड़ने लगने की वजह से दोष के अनुसार लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे मैंने अभी बोला है कि अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो फिर आपको प्रतिशय भी हो सकता है कफ दोष बढ़ने की वजह से। और अगर किसी को अगर जॉइंट पेन है थोड़ा सा, तो वो जॉइंट पेन बढ़ भी सकता है अगर ठंडे पानी से नहाते हैं तो वात की शैत्यता की वजह से। ये समझ रहे हैं आपको ये चीजें? यस और नो? बी इंटरएक्टिव, सो मत जाना। हम्म, तो ये काफी बेसिक है एक्चुअली, जो मैं बता रहा हूँ ये काफी बेसिक है, आगे और अच्छे से आएगा बाद में। हाँ, शीतकाळाचा अतियोग हा वायूच्या तद्विषयक गुणधर्मांना वाढवण्याला कारणीभूत होतो। सदोदित अनुदेशात राहणारा एक मनुष्य, अभी वो केस प्रेजेंटेशन करेंगे। देखो देखो, इस्टेब्लिश करने का तरीका कैसा रहता है, कोई भी हम लोग क्या बोलते हैं, विषय वस्तु
इसको बोलते हैं। मतलब अभी कुछ पहले गुणों के बारे में बताया कि दोष गुणों को छोड़ के नहीं रहते। अभी जब भी हम लोग दोष बोलेंगे, तब हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि दोष वात दोष अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वायु और आकाश महाभूत के बारे में बोल रहे हैं। पित्त दोष बोल रहे हैं तो अग्नि महाभूत के बारे में बोल रहे हैं। और अगर हम लोग कफ दोष के बारे में बोल रहे हैं तो पृथ्वी प्लस आप महाभूत के बारे में बोल रहे हैं। ओके, तो पहले ये स्ट्राइक होना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पांचोतिक चिकित्सा, तो हम लोग को पांचोतिक के इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन पूरे ग्रंथ में यही है। ठीक है, पंचमहाभूत को पकड़ के ही है। ठीक है, अभी केस प्रेझेंटेशन देखते हैं की 37 अनुप देशात राहणारा एक मनुष्य कार्यकारण परत्वे जांगल देशात गेला. अनुप देश त्याला सहज सात्म्य, तसेच तेथील हवा पाण्याचे सातत्य बालपणापासून असल्यामुळे त्याला कधीही त्रास होत नसे. परंतु त्याचे त्याचे स्थलांतर एकदम विरुद्ध गुणधर्माच्या देशात झाल्यामुळे, तसेच हवा पाणी आणि मैं नेक्स्ट अभी फोटो शेयर करता हूँ. फोटो दिख रहा है सभी को? फोटो दिख रहा है? हाँ, तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं भी भूल गए होंगे। अनुप देश में रह रहा था एक गृहस्थ। ठीक है, वो अचानक जंगल देश में उसका ट्रांसफर हो गया कोई जॉब की वजह से। ठीक है, तो अभी उसमें हवा चेंज हो गई, पानी चेंज हो गया, सभी चीजें ये हो गई, और उसको ये सूट नहीं हुआ। तो अभी आगे क्या हो रहा है उसके साथ ये देखते हैं। मराठी में मैं पहले पढ़ रहा हूँ. कोणताही काल परिणाम कमी अधिक प्रमाणाने जाचक झाल्याशिवाय राहत नाही. अनुप देशात असताना लवकर उठण्याच्या त्याच्या नित्याच्या सवयीमुळे तेथे भल्या पहाटे उठून आपली नैमित्तिक कर्मे आचरण्याचा त्याचा परिपाठ चालू झालाच. त्याचे हे कार्यक्रम घरातील आपल्या आवारातच विशेष वारा वगैरे न लागता, तसे स्नान वगैरे आटोपल्यानंतर अंगावर गरम कपड्याचे आच्छादन घेऊन वाऱ्याचा परिणाम होणार नाही अशा बेताने केल्यामुळे शीतकाळाचा परिणाम शरीराला भोगावा लागत नाही. दिवस उगवून सूर्य वर येईपर्यंत घराबाहेर न पडण्याचे त्याचे व्रत घेतल्यास त्याला त्या काळाची यत्किंचितही बाधा होणार नाही. परंतु पहाटेस नदीवर जाऊन त्याने आपले कार्यक्रम पार पडण्याचे ठरवल्यास अगर भल्या पहाटेस फिरावयास जाऊ लागल्यास ते जाचक झाल्याशिवाय राहत नाही. अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, कि कोई भी काल का परिणाम जो है, हम लोग क्या देख रहे थे पीछे का श्लोक पता है ना, काल बुद्धि इंद्रियार्थाना. तो अभी काल के बारे में देख रहे हैं, काल के बारे में. ठीक है, वो दो काल के बारे में देखो. एक ऋतुकाल, एक दिन काल, मतलब दिन और रात में है. फिर एक दोषों का काल है, 6 to 10, 10 to 2, 2 to 6, है ना. ये पता है ना आपको, ये कालों के बारे में जो नए हैं उनको पता है. दोषों का डोमिनेंस काल रहता है ना, सुबह 6 से 10 बजे तक कफ दोष का, सुबह 10 से 2, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक पित्त का, और फिर कफ का, सॉरी वात का 2 से 6. वैसे ही रात में भी होता है, वो भी काल है. एक ऋतुचर्या का काल है, एक बाल्यावस्था का काल है, मतलब वय का काल है, वय काल मतलब बाल्य, अ, उसमें बाद में अपना तारुण्य और वार्धक्य, है ना. तो ये भी एक काल है. तो कोई भी चीज काल में ही या टाइम इसमें ही ये होती है. ओके, तो इसी के लिए अभी ये काल में देख रहे हैं कि दिन के काल में अभी ये एग्जांपल देख रहे हैं कि काल परिणाम चेंज होने के बाद क्या हो गया. अभी उसका ट्रांसफर हो गया जांगल, अनूप से वो जांगल में आ गया. अनूप मतलब क्या, जहाँ पे पानी बहुत प्रचुर मात्रा में है, नदियां हैं, आजू बाजू में झरने हैं, उसको बोलते हैं अनूप देश. ठीक है, जंगल मतलब क्या, जहाँ पे वृक्षता ज्यादा है. और अगर मैं दोषों के टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो जांगल देश में वात पित्त का आधिक्य रहता है, और अनूप देश में कफ दोष का आधिक्य रहता है. ठीक है, अगर हम लोग पांचौतिक टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो जो अनूप देश में पृथ्वी प्लस आप महाभूत का प्राबल्य रहता है, और जांगल में वायु आकाश प्लस तेज महाभूत का प्राबल्य रहता है. ठीक है, महाराष्ट्र कौन से रीजन में आता है, किसी को पता है? जांगल में आता है या अनूप में आता है? एनीवन? नहीं, ग्रंथों में क्या लिखा है किसी को पता है? दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट दिस. इफ एनीवन इज लिविंग इन महाराष्ट्र,
सो यू शुड नो। हाँ, हाँ। देखिए, महाराष्ट्र ना ऐसा वर्ड आया है, सुनिए, महाराष्ट्र ऐसा वर्ड आया है काश्यप संहिता में, और काश्यपाचार्य जी ने बोला है कि महाराष्ट्र ये साधारण देश में आता है। काश्यप संहिता का सबसे लास्ट वाला श्लोक है ना, थर्ड लास्ट श्लोक आई गेस, या 4 श्लोक संहिता खत्म होने से पहले, वहां पे उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है कि महाराष्ट्र ये साधारण देश में आता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज ये बहुत कम होता है बाकी राज्यों से, अगर हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, सुनामी वगैरह अभी तक तो आया नहीं है यहाँ पे। मुंबई में ठीक है, फ्लड एक ही बार आया है, बट ज्यादा ये मतलब साधारण देश है। ठीक है, अभी वहां पे भी है कि विदर्भ साइड में बारिश थोड़ा कम होता है, या बीड़ के रीजन में बारिश होता ही नहीं है, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में भी बारिश कम है, ड्रॉट एरियाज है। बट इन एन ओवरऑल, ऑन एन एवरेज, यू कैन कंसिडर महाराष्ट्र, नॉट कंसिडर, ग्रंथों में लिखा है इसके लिए कि महाराष्ट्र है साधारण देश में। अभी वो छोड़ देते हैं, अभी केस प्रेजेंटेशन के ऊपर देखते हैं कि आपा जी ने क्या कहा है। ठीक है, अब जब वो आनुप देश में था, वो जो रुग्ण या वो जो गृहस्थ था, तब वो जाके क्या करता था, सुबह जल्दी उठता था। हमेशा उसकी जो आदतें थी, वो बहुत मॉर्निंग में उठकर आपकी जो प्रातः विधि या स्नानादि जो कर्म थे, वो पूरे करता था सुबह उठने के बाद। और ये सभी कर्म है वो घर के इसमें ही करता था, घर में ही करता था। और इसकी और ये भी दक्षता रखता था कि उसको फैन के नीचे वो बैठेगा नहीं वगैरह, सब चीजें वो फॉलो करता था। और स्नान करने के तुरंत बाद वो अच्छे से खुद को गर्म कपड़े या थर्मल वेयर भी पहनता था। और ये सब होने की वजह से उसको शीतकाल में और अनुपदेश में करने के बावजूद भी, अनुपदेश में करने के बावजूद भी और शीतकाल में करने के बावजूद भी उसको ये सब क्राइटेरिया फॉलो करने की वजह से, सब प्रोसीजर फॉलो करने की वजह से कभी उसको तकलीफ हुई नहीं। और उसका और एक आदत था कि दिन जब भी उगेगा, तो सूरज ऊपर आने तक वो घर से बाहर नहीं निकलता था। तो इसीलिए उसको कभी ये तकलीफ नहीं हुआ। ठीक है, अब वही पेशेंट अभी चला गया है अनूप टू, डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया है जांगल देश में। सपोज पकड़ लीजिए कि मुंबई का पेशेंट गया है नागपुर या विदर्भ में, ऐसा पकड़ के चलिए। ठीक है, ट्रांसफर हो गया, अभी क्या होगा? अगर उसने अभी मैं आगे पढ़ता हूँ की प्रभात समयी नदीवर गार वारे सुटलेले असतात, अशा वाऱ्यातही काही लोक त्या पाण्यात स्नान करून आपली नित्यकर्मे आटोपून घरी येतात, परंतु त्यांना ते सहज सात्म्य असते। ते पाहून अनुप देशातील किंवा देशावर गेलेला मनुष्य त्याचप्रमाणे नदीवर आपले नित्याचे कार्यक्रम आटोपू लागल्यास त्याला ते जाचल्याशिवाय राहत नाही। शरीराजवळ प्रतिकार शक्ती ज्या प्रमाणात असते त्या प्रमाणात पहिल्या 1-2 दिवस घडणाऱ्या परिणामाला विरोध केला जातो। इसका मतलब क्या है कि अगर भले ठीक है वो अनुप देश में था और घर में वो ठंडे पानी से भी नहा रहा था। ठीक है, लेकिन वो सब ये फॉलो कर रहा था क्योंकि वो घर में कर रहा था। अभी ट्रांसफर हो चुका है, तो पकड़ लीजिए उसको अभी थोड़ा सा एंथुजियास्टिक हो गया है, और अभी वो नदी के ऊपर स्नान करने के लिए जा रहा है मॉर्निंग में। तो नदी का पानी ठंडा ही रहता है, मॉर्निंग का जो काल है वो भी शीत है। तो भले ही ये अनुप देश का हो, लेकिन वो जंगल में आने के बाद वो अगर ठंडे पानी से नदी में ठंडे पानी से मॉर्निंग में अगर नहाता है, मतलब शीतकाल में नहाता है, तो डेफिनेटली उसको परिणाम होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले मतलब तुरंत तो नहीं होगा, मतलब आज गया नहाने और तुरंत उसको हो गई बाधा, या प्रतिशय वगैरह हो गया है, या उसको बहुत मतलब कान में कर्णशूल हो गया है उत्पन्न, या अचानक संधियों में जकड़ाहट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुरंत। पहले उसका जो शरीर का पित्त है या उष्ण शरीर का जो ऊष्मा है वो प्रतिकार करेगा। इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी चेक होगी, इम्यूनिटी का रियलिटी चेक होगा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। पहले वो विरोध हो जाएगा। लेकिन अगर उसने वो डेली चालू ही रखा, तो डेफिनेटली वो शैत्यता की वजह से हर एक धातु के ऊपर, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया वृक्षगुण के बारे में, वो हर धातु के ऊपर और मल के ऊपर और दोषों के ऊपर डेफिनेटली अफेक्ट होगा। यस और नो? क्योंकि वो डेली कर रहा है, उसको आदत नहीं था ऐसा नहाने का, उसने प्रकृति के विरुद्ध जाके किया है ना? यस और नो? हाँ, तो अभी ये प्रज्ञापराध के बारे में भी देख रहे हैं। अभी काल का हो गया, अभी बुद्धि के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग का श्लोक क्या था? काल बुद्धि इंद्रियार्थाणाम।
अब काल के बारे में हो गया, पहला स्टेप उसने पार कर लिया। अब उसको तो समझ में आ रहा है कि मेरे को अरे ये सूट नहीं हो रहा है, लेकिन वो फिर भी जाता है। इसका मतलब क्या किया? बुद्धि बुद्धि ने उसको ये नहीं किया। बुद्धि को क्या बोलते हैं? चरक ने क्या बोला है? निश्चयात्मका बुद्धि। हम लोग भगवान के पास क्या मांगते हैं? सारासार बुद्धि, मतलब सारासार विवेक या विवेक बुद्धि मांगते हैं ना हम लोग। भगवान से क्या मांगते हैं आप? भगवान से जब भी आप मांगते हैं कुछ, तो अभी हम लोग तो बच्चे को भी मैंने आदत लगा दिया है कि सारासार सोचने का सत सत विवेक बुद्धि मतलब क्या? सत और असत, मतलब सत्य और असत्य को पहचानने की बुद्धि मुझे दे दो। इसका मतलब क्या है? आपका समान बुद्धि का समान वायु बहुत प्राकृत होना चाहिए, क्योंकि समान कार्य समान का ही कर्म है विवेचन करना। तो स्त्रियों का समान हमेशा अच्छा रहता है, ऐसा हमेशा शैलेश माली जी सर हमेशा लेक्चर में बोलते हैं कि ये स्त्रियों का समान ये बहुत अच्छा रहता है, बुद्धि का समान। क्योंकि वो हर टाइम सोचते हैं सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, इसका स्कूल में क्या सिखाना है, बच्चों का ट्यूशन कैसा लेना है, इसको कपड़े कब धोने हैं, इस्त्री वाले को कपड़े कब देने हैं, तो पेड़ों को या पौधों को पानी डालना है, सोफे का कवर चेंज करना है, इतने दिनों में उसका ये करना है, उतने दिनों में उसका ये करना है, या मेड को पगार देनी है। ये सभी चीजें कौन मैनेज करता है? मैनेजमेंट स्किल के लिए बुद्धि का समान प्राकृत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ओके। तो विवेचन कर्म करना ये समान वायु का कर्म है। अगर उसमें ही बाधा आ गई, तो जैसे ये पेशेंट को जैसा शंका उत्पन्न हुई कि मुझे ये सूट नहीं हो रहा है, तब भी अगर वो गया नहाने, जब भी वो ये क्रॉस करके जाता है, तभी पेशेंट में दिखने लगता है प्रॉब्लम, या वो कंप्लेंट लेके आएगा, या उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। अभी देखते हैं की विरोधी बल थकल्यानंतर, मतलब इम्युनिटी कम होने के बाद पुढे आगे फोर्थ डे में वो नदी के ऊपर जाएगा, और नदी के ऊपर जाने के बाद अगर अभी उसको थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो रहा है, डाउट में है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ठीक है, लेकिन मन तो बोलता है कि नहीं जाना चाहिए, बट शरीर बोलता है कि नहीं मेरे को जाना है नहाने के लिए। अब मन को अवॉइड करके, मन का न सुन के वो जा रहा है शरीर का सुन के, ठीक है, और या बुद्धि का सुन के। तो ये सब होने के बाद, वो घर पे आने के बाद जो आने के टाइम शैत्यता की वजह से, मतलब उसको हवा तो लगेगी, ठंडे पानी से तो ऑलरेडी नहाया है, मतलब शीतता है, और ऊपर से वो चल के आ रहा है घर पे, तो शैत्यता भी लगेगी, ठीक है। तो उसको गर्म पीने की इच्छा होती है, लेकिन वो क्या करता है? गर्म पानी पीता नहीं है। मतलब कौन गर्म करेगा पानी? ऐसा एक बता रहे हैं आपा जी, एक केस प्रेजेंटेशन के द्वारा। तो प्रज्ञाप्रद ये तीसरा हो जाता है, मतलब गर्म पानी उसने पीना चाहिए था, लेकिन वो पानी पीता नहीं, आलस हो या कोई भी चीज हो। तो प्रज्ञाप्रद, प्रज्ञा मतलब क्या? प्रज्ञा का मीनिंग क्या रहता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रज्ञा? विशेष ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान, प्र मतलब विशेष। अभी मेह बोल सकते थे ना आचार्य, मेह करके व्याधि है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? प्रमेह, है ना? या प्रकर्षेण ऐसा बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा। प्र जब भी सफिक्स लगता है, सॉरी प्रीफिक्स लगता है, तब वो बहुत ज्यादा को बोलते हैं, मतलब प्रभूत ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा। भूत प्रभूत, है ना? ये सब जो वर्ड है, प्रीफिक्स जहां पे प्र लगता है, वहां पे ज्यादा है, ये ऐसा कंसिडर करना चाहिए संस्कृत में, ठीक है। तो प्रज्ञा मतलब क्या? विशेष ज्ञान। ज्ञ मतलब क्या? ज्ञान, ठीक है। और प्र मतलब विशेष ज्ञान। तो उस विशेष ज्ञान का अपराध, अपराध मतलब क्या? उस विशेष ज्ञान को उसने अवॉइड कर दिया, और वो गर्म पानी जो पीना था, या चाय पीना था, या कॉफी पीनी थी, वो पिया नहीं। तो जब भी, मतलब आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको ये हमेशा आपने नोटिस किया होगा, धूप से घूमने के बाद क्या होता है? हम लोग ठंडा पानी प्रीफर करते हैं ना पीने के लिए, या नींबू शरबत पियेंगे। हम लोग पियेंगे चाय धूप में घूमने के बाद? पियेंगे? नहीं पियेंगे, करेक्ट। हाँ। तो ये क्या है? शरीर आपको बता रहा है, लेकिन आपने धूप ने
घूमने के बाद भी जो अभी मुंबई में ऑटो ड्राइवर्स वगैरह करते हैं, दोपहर 2 बजे भी चाय पीते हैं, 4 बजे भी पीते हैं, 12 बजे भी पीते हैं, या कोई दोस्त मिल गया तो फिर से दोबारा पी लेते हैं। मुंबई में तो चलता है ऑटो ड्राइवर्स का अभी। ठीक है, अभी तो बारिश का सीजन है, इसके लिए ठीक है। बट आपको बारिश में ही गरम गरम ताजे पकोड़े खाने की इच्छा होती है ना। और चाय वो भी हम लोग क्या करते हैं, अदरक का चाय पीने की कोशिश करते हैं। सादा चाय हम लोग को जमता नहीं बारिश के सीजन में। करेक्ट, यस और नो? तो ये क्यों होता है? अदरक ये उष्ण तीक्ष्ण है। अदरक के जो गुण है वो उष्ण तीक्ष्ण है, प्योरली पित्त है वो। या शुंठी का चाय पीते हैं हम लोग, है ना? क्यों पीते हैं? क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण है वो। तो शरीर में बाहर की शैत्यता को कंट्रोल करने के लिए हम लोग का बुद्धि डिमांड करता है कि आप गर्म चीजें खाओ, गर्म चीजें पियो, है ना? तो अभी इसने ये भी इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? दोषों का प्रमाण अत्यल्प होने की वजह से मैं पहिले मराठी में पढ़तो हूँ. काहीतरी गरम पिण्याच्या आमिषाने बाहेरील विरोधी बलाची शरीराने मागणी केली असता तिकडे दुर्लक्ष केले जाते, त्यामुळे वाऱ्याच्या शीतत्वाला विकृती उत्पन्न करण्याला अवसर मिळतो. दोषांचे प्रमाण अत्यल्प असल्यापासून शरीर त्याचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करीत असते. अशा वेळी गरम पाणी अर्थात किंवा गरम पेय घेतल्यास वाढवावयाच्या लागलेल्या दोषांचे पचन होऊन जाते. परंतु त्याच वेळी दुर्लक्ष केल्यास ते जाचक झाल्याशिवाय राहत नाही. मतलब क्या? अगर मैंने वो टाइम वो चीज नहीं फॉलो की, ठीक है, अगर मैंने वो टाइम वो चीज नहीं फॉलो की तो मेरे को तो डेफिनेटली प्रतिशय होने वाला है आगे. ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट फोटो शेयर करता हूँ, 1 मिनट. दिख रहा है सभी को फोटो? सो गए? हाँ. ओके, तो अभी हाँ, तो अभी उसने ये किया नाही. ठीक आहे. अब ज्या दोषाला डोकं वर काढण्यासारखी शरीराची अवस्था असेल, म्हणजेच मूलतः प्रकृती कफदोषाचे आधिक्य असल्यास या शीतत्वाने कफाचा संचय होण्यास मदत होऊन नंतर तापासारखे लक्षण उत्पन्न होते. मूळतः वात प्रकृतीची लक्षणे जास्त असल्यास सर्व अंग दुखून ज्वरासारखे लक्षण उत्पन्न होते. काळाचे स्वरूप अशा प्रकारे जाचक होऊन ते विकार करावयास कारणीभूत होतात. अशा वेळी दोषांची समता बिघडून ते विकार उत्पन्न करावयास कारण होतात. इंद्रियार्थांचेही असेच आहे. इंद्रियार्थाचा अतियोग झाल्यास दोषवृद्धी उत्पन्न होते. चक्षुरिंद्रियाने स्थावर जंगम सृष्टीचे निरीक्षण करून आपली नित्याची गरज भागवावयाची असते. ते करण्याचे सोडून तेजस्वी पदार्थांकडे अगर सूर्याकडे सारखे टक लावून पाहत बसल्यास अतियोग होऊन दृष्टीनाश होतो. यावरून शरीरातील दोषांची समता बिघडवण्यास असात्मेंद्रियार्थ संयोगाबरोबर प्रज्ञाप्रदही कारणीभूत होतो. अशा वेळी बुद्धीवर दोषस्वरूप पटलाचे आवरण येते, त्यामुळे तिची विवेचक शक्ती क्षीण होऊ लागते. इसी के बारे में हम लोग ने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया है. अब क्या होता है कि अगर वो अनूप देश का बंदा जंगल देश में जा रहा है, अभी उसने ये चीजें की. आवाज जातोय इथे मॅडम मीटिंग मध्ये. 1 मिनिट. कुठे हेडफोन? हा द्या. आवाज आ रहा है सभी को? ओके. मेरा 1 साल का बच्चा है तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में. 1 मिनट. हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, अभी अगर वो कफदोष का ही है, पर्सन ही कफदोष का है, या कफदोष है ना, कफ प्रकृति का है, या उसमें ऐसा कुछ था कि कफदोष संचयावस्था में था. अभी ये डेली जो कर रहा है वो जंगल देश में जाके सुबह मॉर्निंग में ठंडे पानी से नहा रहा है, तो उसको क्या होगा? संचय हो के बाद में प्रकोप होने के बाद में व्याधि सम्मूर्छना, यानी दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि ही. ठीक है, माधव निधन ने तो ऐसा कहा कि दोष और दुष्य जब भी सम्मूर्छित हो जाएंगे तब व्याधि दिखेगी. तो व्याधि होने के बाद कफदोष को ये करके
उसको कफज ज्वर के लक्षण दिखेंगे। ठीक है, मतलब पहले प्रतिशाय, बाद में कास और फिर ज्वर, ये सीक्वेंस में उसको दिखेगा। अब वही उसका अगर कुछ चल रहा था वहां तो मतलब बिस्किट्स वगैरह भी खाता था, ठीक है, मतलब रुक्षता थी शरीर में और उसमें शैत्यता की अगर उसमें ये मिल गई, ये सभी चीजों की वजह से जो उसका आचरण था। एक मिनिट हा पप्पा, थोडं त्याला घ्या ना प्लीज, तो तिकडे तिला स्वयंपाक बनवण्यात देणार नाही तर हा, तो रडतोय कारण। तो अगर यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, तो वाता दोष की वजह से अगर हो रहा है और वाता दोष थोड़ा सा संचय अवस्था में था, वो कुछ रुक्ष पूर्वक आहार भी कर रहा था या विहार भी कर रहा था, यानी पकड़ लीजिए कि उसका बाइक राइडिंग वगैरह भी था, चीजें थी, और ऊपर से अभी वो ये भी चीज ऐड कर रहा है मॉर्निंग के रूटीन। तो उसमें क्या होगा कि जैसा मैंने कहा था कि संधिशूल उत्पन्न होगा और फिर फीवर आएगा, या फीवर उत्पन्न होके या ज्वर उत्पन्न होके फिर संधिशूल उत्पन्न होगा। हे त्याला गप्प कर ग, त्यांच्या जवळ आहे ना मग त्याला। तो जैसे उन्होंने और एक दिया है उदाहरण कि इंद्रिय अर्थ का, अभी काल हो गया, बुद्धि हो गया, अभी इंद्रिय अर्थ। तो इंद्रिय अर्थ में आपको सभी को पता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है, सूरज मतलब सूर्य ग्रहण होता है, तभी हम लोग को बोलते हैं कि वो यूवी रेज पास हो सकते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल ग्लास नहीं यूज कर सकते हम लोग और देख नहीं सकते सूरज को। करेक्ट। आप इसके सूरज को तो देख सकते हैं, मतलब जो मॉर्निंग में जो उगता है सनराइज के टाइम आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे 8 बजे के बाद आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं क्या? 2 या 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड देख सकते हैं आप उसको? हेलो, हेलो। हाँ, करेक्ट। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि नेत्र भी पित्त का अवयव है और मज्जा मज्जा धातु का अवयव है। ठीक है, तो आप ज्यादा देर देख ही नहीं सकते। या आप पकड़ लीजिए कि कोई वॉच रिपेयरर है या मोबाइल का रिपेयरिंग करता है, तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है, मतलब आईसी, अगर किसी का भाई बहन रहेगा तो उसको ये चीजें पता रहेगी। आईसी करके एक रहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट करके। तो उसमें क्या रहता है कि जब भी मतलब उसमें आप देखेंगे कि वो मैग्नीफायर ग्लास यूज करते हैं। वॉच रिपेयरिंग करने वाले को देखा है कभी आपने? एक मैग्नीफाइंग ग्लास वो यूज करते हैं राइट और लेफ्ट, राइट या लेफ्ट आई में। करेक्ट। तो क्यों यूज करते हैं? वो क्या हो गया, अतियोग हो गया ना, मतलब सूक्ष्म देख रहे हैं, वो बहुत अति सूक्ष्म देख रहे हैं और उसके लिए आंखों का यूज कर रहे हैं। तो उसको ईज आउट करने के लिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हैं। करेक्ट। लेकिन वो बार 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 वही चीजें सालों से कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अतियोग। जरा 2 मिनट ये आप पढ़ लीजिएगा आगे का पैराग्राफ। मैं 2 मिनट में आपको फिर से रीजॉइन हो रहा हूं, 1 मिनट। हम्म, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? हाँ। तो इसमें क्या जैसा अतियोग के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो वैसे ही है ना कि आप अगर किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो जितना सहन होता है 45 डिग्री तक आप या टच कर सकते हैं, जैसा हम लोग नहाने का गर्म पानी लेते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा हो गया तो आपको ये भी आ जाएंगे, है ना, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। या बहुत फ्रीज रहेगा पानी, बहुत कोल्ड रहेगा तो क्या होगा, प्रतिशय होगा, या आप सहन नहीं कर पाएंगे। जैसा फ्रॉस्ट बाइट के केसेस, हम लोग ने फ्रॉस्ट बाइट के केसेस देखे हैं जो हिमालयन एरियाज में होते हैं अतिशैत्यता की वजह से। तो ये क्या हो गया, स्पर्श का अतियोग हो गया।
ऐसा आप पंच ज्ञानेंद्रियों का या इसका आप देख सकते हैं बाद में। नेक्स्ट पैराग्राफ, ये समझा है आपको सभी को? यहां तक ये तो बेसिक ही चीजें थी, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपा जी ने लिखा है तो जरूर इसको इंपॉर्टेंस है, नहीं तो वो भी षटक्रिया काल डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धी हा रोग समूह कोणताही सॉरी पंचज्ञानेंद्रिय मन बुद्धी हा समूह कोणतीही रोगोत्पत्ती कराव्यास कारण होतो. ज्ञानेंद्रिय आपल्या विषयांचे आकलन करताना ज्या इंद्रियांशी मन निगडीत होईल त्याच इंद्रियांना त्या इंद्रियार्थांचे ज्ञान होते. ज्ञान होण्याकरता मनाची आवश्यकता असते. एखादे इंद्रिय आपल्या अर्थ अतिमात्रेने घेऊ लागल्यास तेथेही मनाचे सानिध्य त्याला परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करते, परंतु त्यामध्ये मनाला यश येत नाही. ठीक आहे, लहान मुले खेळत असताना अति निकरावर बाजू आल्यास आईकडे तक्रार घेऊन जातात. येथे इंद्रिय व मन यांचा झगडा सुरू झाल्यास सतसत वेग बुद्धी योग्य निर्णय देते, परंतु तिला मान्य आल्यास मनुष्य विवेकहीन होऊन नको ते करण्यास प्रवृत्त होतो. यावेळी कोणत्या प्रकारची विशेष परिस्थिती शरीरात उत्पन्न होते याचे आकलन होत नाही, परंतु असम्यक गोष्टी करण्याकडे शरीर धाव घेते खरे. पहाटेच नदीवर सुटलेले गार वारे आपल्याला रोगोत्पत्ती करण्याला कारण होतील असे ज्ञान झाले तरी नको ते करण्याकडे बुद्धीचा ओढा होतो. हे का ते सांगता येत नाही, म्हणूनच याला प्रज्ञाप्रात हे नाव शोभून दिसते आहे. सूक्ष्म आणि विवेचक बुद्धीने विचार केल्यास केवळ प्रज्ञाप्रात हाच एकमेव अनेकविध रोगांचे कारण आहे. अभी देखिए उन्होंने 3 टॉपिक्स है एक्चुअली यहाँ पे जो हिडन है उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा अभी. पहले पैराग्राफ में पंच ज्ञानेंद्रिय से लेकर 5वें लाइन तक 6th लाइन तक हम लोग देखते हैं. 6th लाइन का 1/4 यश येत नाही तोपर्यंत. तो क्या लिखा है कि कोई भी अगर रोगोत्पत्ति होना है तो पंच ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि ये तीनों एक साथ या अलग अलग लेवल पे उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी रोगोत्पत्ति होगी, नहीं तो नहीं भी होगी. अगर सही ढंग से चले तीनों भी तो नहीं होगी, और रॉन्ग पैटर्न रहेगा तो डेफिनेटली होगा रोगोत्पत्ति. नहीं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और निगेटिव फीडबॅक मेकॅनिझम ऑफ द बॉडी. ठीक आहे, जैसा ज्ञानेंद्रिय आपल्या विषयाचे आकलन करताना ज्या इंद्रियांशी मन निगडित होईल त्याच इंद्रियाने त्या इंद्रियार्थाचे ज्ञान होते. मतलब जब भी देखो मन ये ना इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली. इसके लिए तो साइकोलॉजी ये ब्रांच डेवलप हुआ पोस्ट एमबीबीएस भी. तो इसमें क्या रहता है ना बेसिकली कि मन का गुण जो बताया वो है अनुत्व और एकत्व. इंद्रियोपक्रमणीय जो अध्याय है चरक सूत्र स्थान 8 उसमें मन का अनुत्व और एकत्व ऐसा गुण बताया है. अब मन ये हमेशा, अगर आप पदार्थ विज्ञान का थोड़ा थोड़ा अगर तर्क संग्रह या पदार्थ विज्ञान आपको थोड़ा सा याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि मन यह हमेशा ज्ञान प्रक्रिया में भाग लेने वाला चीज है. बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसा मैं अभी जो सब्जेक्ट का नाम निकाला, संस्कृत या पदार्थ विज्ञान जब भी हम लोग को फर्स्ट ईयर में सिखाते थे तब हम लोग का फिजिकली तो हम लोग वहां पे रहते थे लेकिन मेंटली नहीं रहते थे, क्योंकि वो बोर लगता था वो टॉपिक. तब मन कहीं हम लोग का गूगल करते रहता था, यानी घूमता रहता था और जगह पे, लेकिन फिजिकली वी आर प्रेजेंट इन दैट क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ द टीचर, बट बाय मेंटली वी आर कंप्लीटली absent. ओके, absent बाय माइंड एंड प्रेजेंट बाय फिजिकल. तो ये हमेशा रहता है. कोई भी हम लोग अगर मूवी देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे किधर खोया है, तेरा ध्यान किधर है. ध्यान मतलब क्या, वो मन के बारे में बोल रहे हैं. तो मन ये जब भी आपको विषय कोई ग्रहण करना हो तो मन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ज्ञान प्रक्रिया की जो प्राथमिक अवस्था है वो प्राण के द्वारा होती है. प्राण, मन, रस धातु और इंद्रिय, इसी के द्वारा ये पूरा ज्ञान प्रक्रिया का चक्र होता है. क्योंकि इसमें कहीं पे भी बाधा आई तो उसको बोलते हैं प्रज्ञाप्राण. प्राण, मन, रस धातु और इंद्रिय, ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है आपको ज्ञान प्रक्रिया समझाने के लिए. मतलब कोई भी चीज समझने के लिए ये चारों का वहां पे प्राकृत अवस्था में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने प्राण वायु के बारे में क्यों बोला, क्योंकि प्राण वायु के अंडर क्या आता है, वाक प्रवृत्ति, देह, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त, ध्रुक. तो इंद्रियों को धारण करने वाला है प्राण. और प्राण कहाँ पे है, मूर्धस्थ है. अबोक्लैविकल जो भी है वो मूर्ध स्थित है प्राण वायु का कर्म. ठीक है, मूर्धा कहाँ पे है, ऊपर शिरस्थ. शिर मतलब क्या, अपना उत्तमांग. उत्तमांग यानी क्या, ब्रेन. तो ब्रेन के अंडर ये सभी इंद्रिय है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला जो है, उसका धारण करने वाला जो है वो प्राण वायु है. ये समझा है आपको, जो नए हैं वो.
जो नए हैं उनको थोड़ा-सा हाँ, थोड़ा-सा तकलीफ होगा। नए कौन-कौन है यहाँ पे? मैं मतलब कौन? ओके, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि अपना कैमरा ऑन नहीं है। ओके? ओके। अच्छा, शीतल जी ने आज जॉइन किया है। गुड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे? हाँ, प्राण, मन, बुद्धि और इंद्रिय। तो प्राण के अंडर ही इंद्रिय, ये हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था, कई बार देखा है। ठीक है? और सेकंड थिंग कि अगर इंद्रियों ने वो सही से नहीं किया ग्रहण, और मन ने वहां पे अलाउ नहीं किया, तो फिर प्रज्ञापराध दिखेगा। जैसा वो रुग्ण में, या लास्ट वाली जो केस देखी थी, उसको समझ रहा था कि मेरे को ये तकलीफ हो सकता है, लेकिन उसने और उसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए उसको चाय पीने की भी इच्छा हुई थी, लेकिन उसने उसको भी अवॉइड कर दिया। और फिर बाद में अगर उसमें कफ दोष की वृद्धि रहती, तो उसको फिर ज्वर आएगा, कफत ज्वर, नहीं तो वात दोष की वृद्धि रहेगी, तो संधि ग्रह या संधिशूल होके फिर वात ज्वर डेवलप होगा। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने वो चीजें अवॉइड की। शरीर ने ये करने के बाद भी, डिमांड करने के बाद भी, डिमांड एंड सप्लाई नहीं हुआ वहां पे। ठीक है? ये पहला चीज था। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड चीज में आते हैं की जब भी लहान मुले खेळत असताना अति निकरावर बाजू आल्यास आईकडे तक्रार घेऊन जातात. येथे इंद्रिय आणि मन यांचा झगडा सुरू असल्यास सतसत विवेक बुद्धीने बुद्धी योग्य निर्णय देते. परंतु तिला मांद्य आल्यास मनुष्य विवेकहीन होऊन नको ते करण्यास प्रवृत्त होतो. आपने रेप केसेस देखे हैं. ठीक है? देखते हैं ना हम लोग, उसके ऊपर काफी सारे मूवीज भी आए हैं। पिंक नाम का बहुत अच्छा मूवी आया था उसके ऊपर, रेप के केसेस में, यानी जबरदस्ती करते हैं। उसमें क्या होता है, वो मनुष्य को, हम लोग देखते हैं कि क्लास वन ऑफिसर्स ने भी ऐसे चीजें की है। रेप जैसे केसेस क्लास वन ऑफिसर्स ने भी किया है। यस और नो? आप समझ में देखते हैं ना? तो क्लास वन ऑफिसर है तो उसकी बुद्धि और ये काफी अच्छी रहेंगी, बुद्धि निश्चयात्मक रहेगा, सत विवेक बुद्धि उसकी अच्छी रहेगी, तो बावजूद भी, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, रेप जैसे क्राइम को कमिट कर रहा है। यस और नो? देखते हैं ना आप, हाई प्रोफाइल पेशेंट्स, सॉरी पेशेंट्स ने, हाई प्रोफाइल लोगों में ये चलता है। बी इंटरएक्टिव, सो मत जाना, होता है ना, ये चीजें आप देखते हैं ना, है ना? तो उनकी तो ये, वो आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस है, स्टिल ही कमिटिंग सुसाइड सुसाइड हो, या रेप हो, या किसी का खून हो, भाई से झगड़ा हो, कर रहा है ना, वो झगड़े में एंड प्रोडक्ट इज क्राइम, कर रहा है, वो कमिट कर रहा है। तो वो टाइम पे उसकी बुद्धि वो निर्णय नहीं देती। ठीक है? और वो फंस जाता है और लाइफ टाइम जेल में निकलता है। अगर उस बुद्धि ने, अगर मन ने और बुद्धि सही रहती और प्राणवायु सही रहता, इंद्रियों का धारण बराबर होता, तो शायद वो चीजें वो नहीं करता। ठीक है? इसीलिए आपा जी क्या कहते हैं कि अगर इन शॉर्ट अगर हम लोग देखेंगे, तो सभी रोगों का एक ही मूल कारण है, प्रज्ञापराध। जैसा अभी मेरे साथ थोड़े दिन पहले हुआ था। मैं कभी कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ। ठीक है? जनरली आई अवॉइड, क्योंकि मेरा एक मेरे को बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मुझे अगर वो चीज पिए, थम्स अप खास करके, कभी मैंने लास्ट टाइम ये 7th या 8th स्टैंडर्ड में पिया था। तो अभी बच्चे का बर्थडे था, इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाए थे, तो एक्स्ट्रा एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी, तो मैं रात में पीता था। मुझे पता था कि मैं रात को पीना बराबर नहीं है, बारिश भी जबरदस्त चालू था मुंबई में, तो भी मैं, मुझे पता होने के बावजूद में मैंने अवॉइड किया, क्योंकि मुझे मिरिंडा अच्छा लगता था। और मुझे, मैं कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप या कोक में क्यों अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे नाक से डकर आते थे और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मुझे बहुत इरिटेशन होता था। ठीक है? तो इस वजह से मैंने हमेशा कोल्ड ड्रिंक अवॉइड किया, बट मिरिंडा का टेस्ट मुझे अच्छा लगता था, इसके लिए मैंने, प्रज्ञापराध हुआ मेरे से, बुद्धि ने बताने के बावजूद भी मैंने वो स्टेप कमिट किया, और मुझे बाद में क्या हुआ, सर्दी खांसी हो गई अच्छे से, और आपके लेक्चर्स मिस हो गए अगेन, जो लास्ट ट्यूसडे और थर्सडे के लेक्चर्स थे, वो उसकी वजह से मिस हो गए। तो नुकसान कितना हुआ, 40-45 या जो 60 डॉक्टर्स थे उनका भी नुकसान हुआ, मेरा खुद का भी नुकसान हुआ। ठीक है? और मेरा ओपीडी भी कम हुआ। अगर मैं प्रज्ञापराध नहीं होता मेरे से, तो ये चीजें शायद नहीं होती वो टाइम।
यस और नो। और हमेशा हम लोग बहुत सारी चीजें करती है। अब ये तो हो गया फिजिकल, लेकिन मेंटल लेवल पे आप देखो कितनी चीजें आप गलत करते हैं। कितनी बार हम लोग झूठ बोलते हैं, पेशेंट से हो या घर वालों से हो, बोलते कि नहीं? हम लोग को पता रहता है, लेकिन ईगो सामने आता है और हम लोग वो चीज कमिट करते हैं। लेकिन हम लोग कभी बोलते नहीं है कि मेरी गलती थी। वो भी क्या हो गया, मन का, ईगो का अतियोग हो गया ना, वो स्वाभिमान का अतियोग हो गया कि मुझे कम नहीं दिखाना है किसी को। तो ये चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि न वेगन धारणीय वात में अगर आप देखेंगे एंड में, तो वाचिक, कायिक और मानसिक वेगों का धारण भी नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है वहां पे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। या अगर आप अष्टांग योग में देखेंगे तो यम नियम अगर आप देखेंगे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। या बुद्धिज्म में आप देखेंगे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहला है। या अहिंसा यम नियम के इसमें, अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रह मत करो, ये सभी चीजें वहां पे बताई है। तो ये भी अतियोग या आयोग, ये है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट फोटो, नहीं तो ये साइकोलॉजिकल लेक्चर हो जाएगा। थोड़ा नेक्स्ट फिजिकल लेवल पे देखते हैं अभी क्या हो रहा है। अभी प्रज्ञापराध्य हितनार्थम पंच निषेवते संधारयति वेगांश सेवते साहसानि च तदात्व सुख सौम्येषु भविष्य अज्ञो अनुरज्यते। अज्ञानी मनुष्य बुद्धी दोषामुळे पंचेंद्रियांचे शब्दस्पर्शादी विषय अहित प्रमाणाने सेवन करतो, मलमूत्रादिकांचे वेग बळेच थांबवून धरतो, आपल्या साहस शक्तीपेक्षा मोठी अवाढव्य कामे हाती घेतो, तसेच तात्कालिक सुख दिसणाऱ्या परंतु परिणामी अहितकर होणाऱ्या गोष्टी करतो आणि शेवटी रोगाला बळी पडतो, असे शास्त्र वचन आहे। याकरता हितैषी मानवानी आपली बुद्धी निर्मल ठेवण्याकरता अतिशय दक्ष राहिले पाहिजे। अपत्य आहार विहार कधीही सेवन करू नये, चांगला विचार करून जे पदार्थ हितकर असतील त्यांचे सेवन करावे। हा देह आहारापासून बनलेला आहे, अर्थात त्याचे पालन पोषण हितकर आहार विहारानेच करावे। ज्या अहितकर गोष्टी आपणास टाळता येण्यासारख्या असतील त्या नेहमी टाळाव्या, म्हणजे प्रज्ञापराध होण्याचे भय राहणार नाही। ठीक है, अगर आप ये सभी चीजें फॉलो करते हैं, यानी ऋतुचर्या को फॉलो करते हैं, तो आपको ये जो ऋतु संधिकालीन जो ज्वर प्रतिशय वगैरह चीजें आती है ना, मतलब अभी मुंबई में ही आज हम लोग कम से कम 5 पेशेंट को चेक किए हैं, बच्चों को। क्या है, फीवर कफ एंड कोल्ड। उसमें से एक मेल था 38 ईयर्स ओल्ड, बाकी सभी बच्चे थे। ठीक है, तो आज आज ही बहुत सारा मैंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए है कि थ्रोट इन्फेक्शन के पेशेंट भी अभी ज्यादा रहे, तो पटोलादी गुग्गुल, यानी बाद में हरलू और रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति, ये ज्यादा पैक करने के लिए अभी मैंने रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ को बोला है। क्यों? क्योंकि ये अभी 2-3 हफ्ते यही चलेगा, यही सेम पैटर्न चलेगा। क्यों? वो अभी क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने वहां पे, मतलब 4-5 में से एसी में सोने की आदत है, रात में ठंडा पानी पिया था, केक खाया था। अभी आज का ही केस है, कल फ्रेंडशिप डे का केक काटा और आज उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ। मतलब क्या हुआ था, पहले संचयादी अवस्था में थी, हेतु का जैसे ही बल मिला वैसे वो रोग प्रकट हुआ, यानी समूर्छना जनितो व्याधि, समूर्छना होने के बाद व्याधि प्रकट हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा हमें हितकर आहार विहार, ये जो श्लोक है ना ऊपर का, अभी जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो चरक सूत्रस्थान 28 का है। ठीक है, मतलब सूत्रस्थान के लास्ट लास्ट वाले चैप्टर में है। ठीक है, अन्नपान विधि के बाद कौन सा है चैप्टर, 27 के बाद कौन सा है, किसी को याद है क्या? दामिनी जी, दामिनी जी, हाँ क्या है 28वें चैप्टर का नाम याद है आपको? विविध शीत पीतियो अध्याय, आई गेस। अन्नपान के बाद आता है वो। 27वां अन्नपान है, 26वां आत्रेय भद्र काप्य, 25वां यज्ञ पुरुष है। तो वो विविध शीत पीति अध्याय है। तो वहां पे वो एक्सप्लेन किया है प्रज्ञापराध के बारे में कि अगर अपने प्रज्ञापराध को टालना है तो आपको हमेशा हितकर आहार विहार करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग, मतलब आज क्या है, मंगल है ना, तो गुरुवार को हम लोग एक्चुअली षटक्रिया काल कैसा होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल एंड द सेशन। ओके, किसी को डाउट है इसमें?
रूपाली मैडम? ओके, 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 चलेगा। साक्षी मैडम ने किए है ना पहले अटेंड? हाँ, ये आर्यन कौन है? आर्यन जी? अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी बट मुझे रीनल कैल्कुलाई और ये जो मेरा प्रज्ञाप्रद था उसकी वजह से और मेरा ये हम लोग का पूरा जुलाई वेस्ट हो गया है। 2-3 ही लेक्चर हुआ है। ओके, तो बट वी हैव टू कंटिन्यू दिस। ठीक है? और किसी को है क्या